का राठौर बड़ौदा चैनल पे हार्दिक स्वागत है भाई, अभिनंदन है। जल्दी से जुड़िए क्लास में, जल्दी से सेशन जो चल रहा है आपका ये सेट प्रैक्टिस है ना, उसमें आ जाइए। चौथा सेट स्टार्ट है, होगा भी 50 क्वेश्चन करेंगे भी, है ना, जितना टाइम लगे हम लोग को, फिर 50 कल। तो जल्दी से जुड़िए, पहले जितने बच्चे हैं लाइव जुड़ जाइए ताकि, और कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए गुड मॉर्निंग, कमेंट कीजिए पहले भाई, गुड मॉर्निंग सब पहले कमेंट कीजिए आप लोग, ताकि क्वेश्चन को शुरू करें, है ना। और इस लाइव करने से क्या मज़ा क्या है कि आप जो है हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, माने हम लोग बात कर पाते हैं, क्वेश्चन गलत है सही है सब डिस्कशन हो जाता है इस पर, ठीक ना। चलिएगा पहला क्वेश्चन निकालते हैं। चलेंगे, देखिए होता क्या कि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि करेंट होता है, माने अभी करेंट है मान लीजिए 2025 का, और वो बाद में जाकर स्टैटिक बन जाता है परमानेंट। इसी पहला क्वेश्चन देखकर लगा हमको कि देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन सही है। अब देखिए कह रहा है भारत सरकार के द्वारा रुपये का चिन्ह वर्ष, आपका जो चिन्ह है ये रुपया, रोमन अंक और देवनागरी का दोनों का जो मिश्रण है वर्ष 2010 में अपनाया गया। अब बताइए 2010 का कहिए क्वेश्चन, सर 2010 का क्वेश्चन क्यों लाए, 2010 का क्वेश्चन नहीं है, ये स्टैटिक जी हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया, ये हमेशा पूछेगा जब भी कि आपका सिंबल जो आया कब आया, 2010 में, बिल्कुल ये क्या सही है कथन, ठीक है। अब आज क्वेश्चन करेंगे, एक मिनट ऑप्शन देख लीजिए इधर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिख जाए पूरा। नेक्स्ट यहाँ आएंगे, करा आईआईटी बम्बई से, और देखिए यहाँ बम्बई दे दिया, आप खड़गपुर दे सकता है, मद्रास दे सकता है, तो बम्बई से पीजी प्राप्त डी उदय कुमार ने, कौन कुमार, डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन तैयार किया था, बिल्कुल डी उदय कुमार ने किया था। ये जो डिजाइन तैयार किया डी कुमार, दो जी के हो गया, 2010 में आया और डी कुमार ने तैयार किया। डी कुमार कहाँ से पीजी कर रहे थे, तो बम्बई से, आईआईटी बम्बई से कर रहे थे, ठीक। आर चीन जो देवनागरिक और रोमन भाषाओं का मिश्रण है, एक का देवनागरिक का रहा, एक रोमन भाषाओं का मिश्रण है, ठीक है। डी कुमार का जन्म स्थान कल्लाकुरुचि भारत के केरल राज्य के कल्लाकुरुचि जिले में स्थित एक नगर में हुआ। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बजट लोगों में आधिकारिक भारतीय रुपए के चिन्ह इतना की जगह तमिल अक्षर का प्रयोग इस्तेमाल किया है। इसमें से कौन सा सही है, तो हम लोग क्या देखें, पहला तो सही बिल्कुल, दूसरा क्या सही है, ठीक है, तीसरा आपका भी क्या है सही है ना। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपका सही, 3 नंबर सही है। अब देखिएगा ये जो जन्म हुआ केरल नहीं है, कल्लाकुरुचि जो आपका केरल में नहीं पड़ता है, ये जो केरल राज्य दिया है यहाँ पर केरल राज्य में कल्लाकुरुचि नहीं है, तमिलनाडु में है, तो ये ऑप्शन जो आपको गलत है। बाकी ये जो फिर तमिलनाडु सरकार ने किया, तमिलनाडु ने क्यों किया, डी कुमार के अधीन में, तो 5वां नंबर आपका क्या है, ये 5 नंबर भी सही है। तो 1 2 3 और 5 ऑप्शन देखिए आप, 1 2 3 4 5 नहीं, ये गलत हो जाएगा, 1 2 3 4 नहीं, एक चाहिए, तो ये भी इसमें एक नहीं है, इसमें भी आपका नहीं है, तो 1 2 3 5 ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट चलेंगे, आइएगा थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए इसको आप, है ना। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, किस कथन का मिलान सही नहीं है, किसका मिलान सही नहीं है, आपको मिलाना है किसका सही नहीं है। पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। पूरा इतिहास जो पढ़ते हैं विचारों का विचार है, एक कहा है कलिंगवुड ने कहा है, कौन कहे, आरजी कलिंगवुड ने कहा गया, ठीक। कह रहा है कि इतिहास से हम केवल यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं, ये जॉर्ज हेगल का कहना है। कितना ये कथन पूछता है, एक एक और का स्टेटमेंट पूछता है, ये स्टेटमेंट पूछता है किसने कहा, ये भी आपको कंबाइंड मिला हुआ है, तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन घुसा हुआ है ना। कह रहा है कि पूरा इतिहास से हम केवल यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। वाह, ये हेगल ने कहा, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट आएंगे, जो अपना दिमाग नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते,
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है। इनका कहना है जो अपना दिमाग नहीं बदल सकता वो कुछ भी नहीं बदल सकता है। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है, ये भी आपको सही है। चलिए भाई, कौन सा सही नहीं है? अभी तक सब सही निकला हमको। शिक्षा का उद्देश्य जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी प्राप्त करना। एन केन प्रकार सेटिंग से हो जाए, गेटिंग से हो जाए, जैसे भी हो जाए, कैसी प्रकार से नौकरी मिल जाए, बात खत्म। फिर किताब को ऐसे बोरा में फेंकते हैं बस्तर में, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कोई नेता कभी किताब पढ़ता है? क्या संविधान सभा कितने लोग थे नौकरी लिए थे? क्या कौन नौकरी करते थे? अम्बेडकर साहब, है ना। तो कहने का मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैरेक्टर का निर्माण होना चाहिए, चरित्र का माने मानवता का, इस सब का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। ये बात कौन बोला? कह रहा दयानंद सरस्वती ने बोला? नहीं, ये बात गलत है। इसको आपको कह सकते हैं कि गांधी। कौन बोला पहले? गांधी ने बोला। फिर आपको स्वामी विवेकानंद भी बोले हैं। तो आपको मेनली कौन होगा? गांधी। तो ये स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? गलत है। तो आंसर कौन हो जाएगा हम लोग का? डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। कर भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, में प्रस्तुत किया गया था। कब प्रस्तुत किया गया था? पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? पहला आर्थिक सर्वेक्षण 65 66, 72 73, 48 49, 50 से कम। पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? देखिए, जब आपका बजट आता है, बजट जो पेश करते हैं, बजट आपको आर्टिकल 112 के तहत, है ना। और धन विधेयक, आपको पता है कि धन विधेयक को आपको कौन बताता है कि धन विधेयक है? लोकसभा का अध्यक्ष बताता है। आर्टिकल 110 के तहत आपको पता है कि वित्त विधेयक जो होता है, वित्त विधेयक आर्टिकल 117 के तहत, 117 के तहत, है ना। और विनियोग विधेयक जो है 114 के तहत, 114 सब आपको याद होना चाहिए। विनियोग, वित्त। तो ये बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। ये शुरू हुआ था कब? 1951-52 में। कब वो शुरू हुआ था? 1951-52 में। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। अब कर रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, अब बिहार की बात कर रहा है, ये देश की बात कर दिया वहीं पर। अगले क्वेश्चन में क्या है? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सब है, पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? बिहार में पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण है कब पेश किया गया था? 2004-5, 6-7, 8-9, 9-10, नीतीश कुमार के बाद। तो 4-5 तो होगा नहीं, और नीतीश कुमार के जस्ट बाद, नीतीश कुमार 2005 में शपथ लिए थे। तो पहला जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण बजट आया था, आर्थिक सर्वेक्षण 2006-7 का। ठीक है, 2006-7। ये छोड़िए आप इंग्लिश। यहां देखेंगे क्या कर रहा है। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक, कोई बच्चा खड़ा है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, कि सामने तेज गति से रेलगाड़ी आ रही है ना। क्या होगी? तेज गति से सामने आ रही है। तो अब जब आएगी तो वहां जब ट्रेन आती है तो वहां से क्या होता है? हवा को हटा देती, धकेल देती है। माने जो प्लेटफॉर्म का जो आ रही गति से, तो हवा क्या हो जाएगा? वहां से हट जाता है। तो उस एरिया में क्या होगा? प्रेशर वहां पर क्या होता है? बीच में क्या होता है? प्रेशर कम। बाहर का हवा है, प्लेटफॉर्म का उधर जो है आपका क्या, हवा उतना ही है, हवा चल रही है तेज गति से। और जो ट्रेन आ रही है वहां पर क्या कि हवा ले गई, तो वहां पर प्रेशर क्या कम कर दिया। और जब प्रेशर कम हो गया तो बाहर का जो हवा है वो बच्चा क्या करेगा? ढकेल देगा अंदर की ओर, मैंने ट्रेन की ओर ढकेल देगा, है ना, पटरी की ओर। तो क्या गति आ रहा है तो क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरेगा नहीं, गाड़ी की ओर गिरेगा। कहाँ गिरेगा? बिल्कुल गाड़ी की ओर गिरेगा। कहाँ बच्चा, कहाँ गिरेगा? गाड़ी की ओर चला जाएगा। ये बात कॉमन है, सब जानते भी हैं, है ना। अगर फिजिक्स में थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। मैथ छोड़िए। यहाँ देखिएगा, जल शोधन का माने जल को अगर साफ करना है, जल को आपको प्योरीफाई करना है, तो कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता? माने जो आपका पानी में जो बैक्टीरिया है उसको आपको नष्ट नहीं करता। कौन सा तरीका? कौन सा तरीका? उबालना। उबालते हैं अगर मान ले तो क्या मरेगा कि नहीं मरेगा?
क्लोरीनीकरण माने क्लोरीन मिलाते हैं आप, अगर ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मिलाते हैं उससे बात कर रहा है। अगर निस्यंदन की बात कर रहा है, निस्यंदन की बात कर रहा है माने छानना, ये क्या है, छानना। अगर छानने से बैक्टीरिया मरता है कि नहीं मरता है। पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरण अगर डालते हैं तब, तो भाई पराबैंगनी किरण से मर जाएगा। जो यूवी होता है, जो आपका जो आरओ लगा है उसमें क्या यूवी लगा हुआ है, अल्ट्रावायलेट विकिरण जो वायलेट है वो लगा हुआ है। आप अगर क्लोरीन मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, मरता है। उबाल देते हैं कस के तो बैक्टीरिया मरता है, लेकिन छानने से आपका सूक्ष्म जीव नष्ट नहीं होता है श्रीमान। तो नष्ट नहीं करता है कौन, आपका निस्यंदन। कौन नहीं करता है, निस्यंदन। जवाब भी दीजिएगा, जो भी बच्चे लाइव है थोड़ा जवाब दीजिएगा, ठीक है। आइएगा, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक कि किस राज्यसभा द्वारा नियुक्त किया गया था। अब देखिए जीवक सब पता है कि जीवक जो है आपको बिंबिसार का दरबार में है ना, जीवक जो है बिंबिसार के दरबार का चिकित्सक थे, है ना जी। ये आपको चिकित्सक थे। आपको पता है कि इस जीवक की माँ का नाम, इसकी माता क्या नाम थी, सालवती। क्या नाम थी, माता क्या थी, सालवती। सालवती जो एक आपका वेश्या थी, क्या थी, वेश्या में समझते हैं जो आपको शरीर सौंपती है पैसा पे, सालवती वेश्या थी। जीवक ने आपको महात्मा बुद्ध को जीविका राम बिहार दिया। क्या दिया, जीविका राम बिहार माने बिहार बनवा के जो आपको बुद्ध को दिया, जीविका राम बिहार बुद्ध को दिया। किसको दिया, बुद्ध भगवान को दिया, है ना, बुद्ध को दिया। जीविका राम बिहार महात्मा बुद्ध को दिया। कौन दिया, जीवक ही दिया था, ठीक है। जीवक को बिंबिसार ने भेजा था अवंती के राजा को। क्या भेजा था इसको, अवंती के अवंती के शासक चंद्र प्रदोत के सेवा के लिए, इलाज के लिए। किसके लिए, के इलाज के लिए कौन भेजा था, बिंबिसार। तो अवंती के शासक चंद्र प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था आपको जीवक। तो जीवक बारे जान गए, जीवक बारे में इतना कुछ आप जान गए। तो ये हो गया जीवक बिंबिसार के दरबार में। किसके दरबार में, बिंबिसार। और पता है कि अशोक जो है ये किसका है, ये मौर्य वंश का। कौन पता है, सब पता है, बच्चे को पता होगा। मौर्य वंश का शासक है। मौर्य वंश से कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर कौन था, बिंदुसार। फिर कौन है, बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक, है ना। बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक है, ठीक है। ये एक कर देते हैं, अशोक है, ठीक। समुद्रगुप्त पता है, गुप्त वंश का शासक से भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहता है विंसेंट स्मिथ। कौन कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन। क्या कहा था, भारत का नेपोलियन कहा था, है ना, भारत का नेपोलियन कहा था, है ना। इसे कविराज भी कहते हैं, इसे आपको जो है इसका प्रयाग प्रशस्ति लेख था इलाहाबाद का। प्रयाग प्रशस्ति लेख है जो आपको कौन लिखा था, हरिसेन। कौन लिखा था, हरिसेन। कौन लिखा था, इसका दरबारी कवि था हरिसेन, है ना, समुद्रगुप्त। चलेगा, नेक्स्ट चलेगा, आगे बढ़ेंगे। यहां देखेंगे ईमेल का पूरा रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा रूप क्या गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। आपको देखना ही नहीं कुछ, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, कह रहे पहली बार किस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं हो पाया था, 5 वर्ष पूरा नहीं हो पाया था। कौन सी लोकसभा का, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बताएंगे। किसका, 52 से 57, 57 से फिर आपको 62, है ना, 62 से फिर गया 67, मतलब आपका तीसरा, पहला में। नेक्स्ट चलेंगे, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना कब की थी। अब भैया पता है गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु हैं। कैवें गुरु हैं, 10वें गुरु हैं, है ना, 10वें गुरु हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना साहिब में। कब हुआ था, पटना साहिब में जन्म हुआ था। पटना साहिब में जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो आपको 1666 में। कब हुआ था, 1666 में, है ना। इन्होंने आपको दल खालसा की स्थापना किया। गोविंद गोविंद सिंह के बताया 4 पुत्र थे। कौन थे, 4 पुत्र भी थे गुरु गोविंद सिंह। इनकी हत्या कहाँ कर दी गई थी, नांदेड़ में हत्या हो गया 1708 में। कब हुआ था, 1708 में आपको इनकी क्या हुई, हत्या हुई थी, है ना। 1708 में इनकी हत्या कर दी गई थी, नांदेड़ में हत्या कर दी गई, 1708 में हत्या कर दी गई थी। गुरु गोविंद सिंह आपको पता है कि 10वें गुरु है। प्रथम गुरु कौन है, नानक। प्रथम गुरु कौन है, नानक है। फिर कौन, दूसरा कौन है, अंगद है। तीसरा अमरदास रामदास है ना। 5वें गुरु कौन है, 5वें गुरु कौन है, अर्जुन देव। 5वें गुरु कौन है, 5वें गुरु कौन है, अर्जुन देव।
9वें गुरु कौन है? तेग बहादुर। 9वें कौन है? तेग बहादुर। जिसकी हत्या कौन करवाया? तेग बहादुर की। आपको कौन करवाया तेग बहादुर की हत्या? ये औरंगजेब। कौन करवाया? औरंगजेब। कौन करवाया? औरंगजेब। औरंगजेब। और अर्जुन देव का कौन करवाया? अर्जुन देव का क्या? जहांगीर। कौन करवाया? जहांगीर। कौन करवाया? जहांगीर। 5वें गुरु की हत्या कौन करवाया? जहांगीर करवाया। और तेग बहादुर का कौन करवाया? औरंगजेब करवाया। सब पता है। गुरुवंश आपको दल खालसा की स्थापना कब की थी? 1699। जन्म हुआ 1666 में, दल खालसा 1699 में, है ना, 1699। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ आइएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन पहचाने? गलत पहचानना आपको, पहचाने गलत। नेफा का फुल फॉर्म कौन बच्चा नहीं जानता होगा? जो बच्चा नहीं जानते होंगे आप समझिए कि दरोगा तैयारी कर ही रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है। नॉर्थ ईस्ट आपका नेफा का, नेफा जिसका पहला नाम पुराना नाम था नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न फ्रंटियर दिया था। ये आपका गलत है फुल फॉर्म। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कौन है? फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसे बाद में क्या किया गया? अरुणाचल प्रदेश का नाम था। क्या था? ये आपका ये सही है, अरुणाचल प्रदेश का नाम नेफा है, लेकिन ये आपका शेड्यूल गलत है। चलिए ठीक है। पेप्सू, पेप्सू का क्या मतलब होता है? पेप्सू देखिएगा, पटियाला, पी से पटियाला, एंड ईस्ट, ई से क्या होगा? ईस्ट, और पंजाब स्टेट यूनियन। क्या था? पेप्सू का जो है, पेप्सू टूटा कब? शाह आयोग की रिपोर्ट पर। क्या याद रखेंगे? शाह आयोग का रिपोर्ट, शाह आयोग गठित किया गया था 1966 में। शाह आयोग की रिपोर्ट पर, शाह आयोग की रिपोर्ट पर पेप्सू टूटा। क्या हुआ? रिपोर्ट पर पेप्सू टूटा। क्या टूटा? पेप्सू, पेप्सू टूटा। मतलब टूट के क्या बना इससे? इससे बना हरियाणा, पंजाब निकला, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बाद में बटा। तो पेप्सू है ना, पटियाला, पटियाला जो पहनती है कपड़ा सब लड़की लोग, पटियाला, पटियाला ईस्ट पंजाब, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था पहले, लेकिन पेप्सू 66 में पहली बार टूट गया। पेप्सू में ही पहली बार, इसी पेप्सू में पहली बार 1951 में, 51 में पहली बार क्या हुआ था? पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा था, है ना। पूरे भारत में पहला बार राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 के तहत लगता है, अनुच्छेद 356 के तहत यही लगा था, है ना। तो पेप्सू में लगा था। ये तो बिल्कुल सही है। गल्फ कचर पता, ये आपका सही है। ईरान का पूरा नाम क्या था? फारस। बिल्कुल, ईरान का पूरा नाम फारस था, ये भी सही है। ताइवान का पहला नाम, ताइवान का नाम क्या था? फार्मोसा, ये भी सही है। तो आपको याद हो रहा है, ताइवान, फार्मोसा, ईरान, फारस, पटियाला का पेप्सू का पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, और इसका नाम गलत है। नॉर्थ ईस्ट होता है, ना कि नॉर्दर्न ईस्टर्न होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो गलत हो गया। 13 नंबर में आइएगा, अब आएंगे आगे चलेंगे। यहाँ आइएगा, देखिएगा क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किसका मुख्य कार्य आवेश का, जो आपका आवेश है उसका संचय करना है, मतलब कलेक्शन करना है, मतलब आपको जमा करना है। आवेश को जमा करना किसका काम है? इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर क्या करता है बताएंगे? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर लगाते हैं घर में, क्या होता है ना, इन्वर्टर करता है, ये करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, ये ट्रांसफर भी काम करता है। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर हो गया, और एक कैपेसिटर हो गया। तो कैपेसिटर जो है ये आपको धारा का मेनली संचयन करता है, धारा जमा करने का काम करता है, धारा का संग्रह करने का काम करता है। कौन? कैपेसिटर। कौन करता है? कैपेसिटर। ठीक। अब मैथ बना लीजिएगा, पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर। यहाँ मैथ नहीं भैया, ये फिजिक्स है, यहाँ बनाएंगे। कह रहा है पत्थर, यहाँ पर बोल रहा है आपसे पत्थर, अरे यार क्या हो गया, पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर, माने छत पर पत्थर रखा हुआ है और उसको आप गिराते हैं, छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4s माने 4 सेकेंड लेता है। भवन की ऊंचाई क्या है? भवन की ऊंचाई दूरी पूछ रहा है, मतलब दूरी आप पूछ रहा है, तो आप फार्मूला लगाइए कि आपके पास कितना फार्मूला हो सकता है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो सकता है। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दिया नहीं, एक पत्थर गिरा रहे हैं, तो यू तो जीरो है, मान ली पत्थर यहाँ रखा हुआ है, तो वहां पर यू मतलब स्टार्टिंग का जो गति है उसका जीरो है, तो वहां से आप गिरा रहे हैं, तो यू जीरो हो गया।
तो अब यू जीरो हो गया। आपको ए क्या है, ए पता है कि पृथ्वी ग्रास, ए अपने तरफ त्वरण क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण क्या है, पृथ्वी का त्वरण, पृथ्वी का जी होता है, जी क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, v बराबर यू प्लस 80, तो दूरी नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या कर लें कि s बराबर क्या कर दें, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लेके देखते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ, क्यों लिए सर, क्योंकि s दूरी है, ये क्या है, ये आपको s क्या है, डिस्टेंस है, और दूरी निकालना हमको। कह रहा है पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेता है, भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, मतलब भवन की ऊंचाई कितना है, दूरी पूछ रहा है। तो अब दूरी में फार्मूला कौन ले लिया, एस बराबर यूटी प्लस। अब आपको पता है कि एस बराबर यूटी, यू क्या है जीरो, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या है प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग तो जीरो था उसका, अब वेग बढ़ेगा तब धीरे धीरे, तो यू जीरो, तो ये आपका पूरा जीरो हो गया। यूटी प्लस हाफ, ए क्या है, ए का देंगे 9.8 है ना ए, और टी क्या है, टी दिया है 4 स्केल, 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अभी तो जीरो हो गया, ये टर्म पूरा जीरो, तो अब क्या बच गया हाफ 9.8 और 4 चौक 16 हो गया, गुणा क्या हो गया 16। अब काट दीजिए, पॉइंट यहाँ पे 10 ले लेते हैं, यहाँ काटिएगा तो मान लीजिए 8, 8 × 64 के 4, बाकी 6, 9 × 72 और 6 78 बटा 10 बराबर 78.4 मीटर, कितना आएगा, क्या आएगा 78.4। बात समझ में आएगा, ये बात बना लेंगे इसको कभी भी आप इस तरह का क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सरकार के 7 संकल्प 7 निश्चय में शामिल नहीं है। 7 निश्चय, बिहार संकल्प, बिहार, अब 7 निश्चय आपको आज नहीं करना है, ध्यान रखना है कि कॉमन सेंस लगाना है, क्या करना है, ग्रामीण के विकास के लिए क्या क्या, ग्राम के विकास के लिए क्या क्या सरकार जो मेनली काम की होगी। 7 संकल्प क्या लिए कि गांव में क्या पहुंचाना है, ये 7 संकल्प पे आपको 3 को छाटना है। महिलाओं को रोजगार देना एकदम बिल्कुल संकल्पित है। पानी का पीने, हर घर आपको नल जो दे रहा है, नल योजना, ये भी पानी पीने के लिए दे रहा है। सभी घरों में बिजली पहुंचाना है, बिजली का हर घर बिजली आपका योजना। बाल कल्याण, ये 7 निश्चय में शामिल नहीं हो सकता है, 7 कल्याण में शामिल नहीं होगा, आपको ये कर देना है, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। अगर मैनचेस्टर की बात करेगा, अगर पूछेगा आपसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर सब बच्चा को पता होगा। मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कौन हो गए भाई। अगर पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आपको पता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन, कानपुर, सबको पता होगा कानपुर। और दक्षिण भारत का कौन है, कोयम्बटूर, कौन है कोयम्बटूर, कौन है कोयम्बटूर, ठीक है। और भारत का संपूर्ण भारत का कौन, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर 3 बात रखें, उत्तर भारत कानपुर, दक्षिण भारत कोयम्बटूर और भारत का मैनचेस्टर, ठीक। अब कह रहे हैं मैनचेस्टर किस देश का में है, कि मैनचेस्टर शहर किस देश में है। अब बताएंगे अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, कहाँ है, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। आप भी जवाब दीजिए, जो बच्चे लाइव हैं कम से कम जवाब दीजिए, एक भी जवाब नहीं आ रहा आपका, आप एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों भाई, दीजिए अब जवाब दीजिए। जो बच्चे लाइव लाइव देख रहे हैं वो आपको देख बता सकते हैं ना भाई, बताइएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसको नहीं बताइएगा तो किसको बताइएगा आप लोग, जवाब दीजिए, नहीं कमेंट कीजिएगा आप लोग ना, तो हम अपना काम करते चले आगे। चलिए, तो कौन है ब्रिटेन, कौन है मैनचेस्टर, कौन है ब्रिटेन, ये कौन बड़ी बात है, आगे बढ़िए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य में आने वाला बुद्ध है, भविष्य का बुद्ध, भविष्य में बुद्ध आएंगे, है ना। ये किसमें, लोकेश वर्ण में, लाफिंग बुद्धा जो आप रखते हैं उसके लिए, मैत्रेय में, कि बोधिसत्व में, बोधिसत्व, बोधिसत्व सत्व किसमें। तो भविष्य का जो आपका है, भविष्य में आने वाले बुद्ध के लिए कहा गया मैत्रेय, क्या कहा गया, मैत्रेय, है ना, मैत्रेय। अब यहाँ पर बुद्ध का चर्चा करेंगे तो बहुत सारी चीज आपको बता सकते हैं कि क्या बुद्ध के बारे में बात करेंगे, बुद्ध के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व बीसी में हुआ था, है ना, ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु लुम्बिनी वन में हुआ था। कहाँ होता, लुम्बिनी वन आप रखेंगे, लुम्बिनी वन में हुआ था, है ना। लुम्बिनी वन कहाँ पड़ता है, कपिल वस्तु में, कहाँ कपिल वस्तु, कहाँ पर कपिल वस्तु, इसके पिता का नाम क्या था, तो आपको पता है सुधोधन, क्या नाम था,
सुदोधन नाम था। इनके माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। मौसी मौसी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। हाँ, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ? ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुआ? 35 साल की उम्र में। कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति गया बोध गया में हुआ था। पहला प्रवचन कहाँ दिए थे आपको? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे पहला प्रवचन। सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा प्रवचन कहाँ दिए? श्रावस्ती में दिए थे, है ना। बुद्ध के बारे में बुद्ध में कई संगति, 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगति हुई थी, है ना। 4 बौद्ध संगति हुई थी। तो बहुत कुछ आप जान सकते हैं इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। विषम संख्याओं का औसत 27 है। यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं भी शामिल कर लिया जाए तो इसका नया औसत निकाल लेंगे। सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा जान है नहीं। नेक्स्ट आएंगे 21 नंबर में आएंगे। भारत के संविधान की उद्देशिका, माने उद्देशिका कहिए या प्रस्तावना बोलिए, है ना। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल बोलिए, है ना। उद्देशिका या प्रियम्बल बोलिए, प्रियम्बल बोलिए, प्रियम्बल। उद्देशिका में बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब उद्देशिका के बारे में कोई बात करेगा तो सीधे से कहेंगे उद्देशिका को आपको पेश किया गया था। अगर पेश किया गया था, उद्देशिका पेश किया गया था, तो बता देंगे आपको 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को उद्देशिका पारित पेश कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन पेश किए थे संविधान सभा में? जवाहरलाल नेहरू। कौन किए थे? जवाहरलाल किए थे, है ना। और उद्देशिका जो पारित कब हुआ था? तो 22 जनवरी को। कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। उद्देशिका प्रस्तावना, यही प्रस्तावना कहलाता है। ये भारत के संविधान में प्रस्तावना में आपको जो प्रस्तावना को कहा गया, बहुत सारा चीज कहा गया। संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, है ना। संविधान का आइडेंटिटी कार्ड लोग अपने कहे हैं ना, संविधान की अटालिका, सब अपना स्टेटमेंट दिए हैं। अब पढ़ते हैं क्या कहना है। ये प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत के प्रभुत्व है ना, इसमें अगर प्रस्तावना बात करेंगे, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? अगर प्रस्तावना का विचार की बात करेगा आपसे तो कहाँ से लिया गया? बता देंगे अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो आप बता देंगे ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछे कि प्रस्तावना में आपको जो है स्वतंत्रता कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार का है, अगर पूछे समता कितने प्रकार का है ना, समता, तो हम भारत के लोग, भारत के प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ, है ना, प्राप्त करें तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय। अगर पूछे आपसे न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय आपको बताएंगे आर्थिक सामाजिक न्याय कितने प्रकार का? 3। अगर स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का स्वतंत्रता मिला। न्याय क्या प्रकार का? राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार का स्वतंत्रता का प्रकार का 5। अगर पूछे आपको समता कै प्रकार के, तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। अगर पूछे समानता, समता या समानता कै प्रकार का? 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो न्याय कै प्रकार का? हमारे संविधान में प्रस्तावना में आपको प्रस्तावना विचार कहाँ से? अमेरिका से। भाषा ऑस्ट्रेलिया से। आपका न्याय के प्रकार का 3। अगर स्वतंत्रता की बात करेंगे 5। समता के प्रकार का 2 प्रकार की बात किया गया। अब देखते हैं पढ़ के क्या कर रहा है कि 13 दिसंबर 46 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को संविधान सभा का अध्यक्ष द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया था, जो 22 जनवरी 47 को पारित किया गया। बिल्कुल सही, अभी बताया आपको, बिल्कुल सही लिखे। 13 दिसंबर 22 जनवरी में देखे भी नहीं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन 76 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। बिल्कुल जोड़े गए। 3 नए शब्द कौन जोड़े गए? समाजवादी, 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 पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और क्या जोड़ा गया? 3 शब्द कौन कौन था? 3 शब्द याद रखेंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये बात ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। नेक्स्ट क्या कर रहा है इसमें? करा भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का, नहीं भैया ये बात गलत है। भीमराव अंबेडकर जो प्रस्तावना ने अनुच्छेद 32 को का आत्मा। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार है। क्या है? रीट जारी करने का अधिकार, संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार। इसे संविधान की आत्मा कहा। अंबेडकर ने संविधान की आत्मा इसे कहा, है ना। संविधान की आत्मा इसे कहा, ना कि अनुच्छेद 32 को कहा। किसको? 32 को कहा, ना कि प्रस्तावना को कौन कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर प्रसाद भार्गव। कौन कहा? ठाकुर प्रसाद भार्गव ने कहा। तो ये बात पूरा बिल्कुल गलत है।
यही आपका कथन सही नहीं है, सी नंबर बिल्कुल सही नहीं है। अब आएगा, प्रस्तावना में नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, अगर संशोधन करना है तो सिर्फ आप एक बार मात्र प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन के तहत मात्र 3 शब्द जोड़ा गया, हमारे प्रस्तावना में मात्र अभी तक एक बार। क्वेश्चन आता है प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में एक बार ओनली अभी संशोधन हुआ 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत 3 आपको शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। यहाँ आइएगा इधर 22 नंबर में, है ना। कह रहा विवादों का मिलान करना, क्या करना है, विवादों का मिलान सही नहीं है। कौन सा विवाद सही नहीं है? ठीक, तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी, देखिए तीस्ता नदी जो आपको है, ये आपको सिक्किम जो है ना, बांग्लादेश से गिरती है, तो ये आपको भारत में, ठीक है, भूटान नहीं, ये भूटान नहीं होगा, यहाँ पर गलत है, ये बांग्लादेश के साथ। तीस्ता नदी कहाँ गिरती है? बांग्लादेश में। तो विवाद किसके साथ है? भूटान नहीं है, बांग्ला। सरक्रिक जो आपको देखते हैं गुजरात में, बताए थे गुजरात में जो आपको सरक्रिक है, ये सरक्रिक लाइन है, ये लाइन कौन है? सरक्रिक लाइन है, ये सरक्रिक लाइन है, ये आपको भारत पाकिस्तान के बीच में है। भारत पाकिस्तान बिल्कुल सही है सरक्रिक लाइन। अगर काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धारा का क्षेत्र विवाद भारत और नेपाल के बीच में है, भारत और नेपाल के बीच में है, ये भी सही है ना। कच्चा तीवू विवाद भारत और श्रीलंका के बीच में, कच्चा तीवू द्वीप है। कच्चा तीवू क्या है? ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। कच्चा तीवू आप देखेंगे, ये आपको जो है नेपाल, सॉरी नीचे भारत और यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर एक द्वीप है कच्चा दीवू, रामेश्वरम के बगल में रामेश्वरम द्वीप जो है यहाँ पे, यहाँ पर इसके बाद कच्चा दीवू है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच में। ये भी आपका सही है। इसका मतलब गलत कौन हुआ? सिर्फ नंबर ए नंबर, है ना, ए गलत हुआ। ठीक, बढ़ेगा आगे। भारत में कौन सा राज्य कच्चे रेशम के लिए, रेशम मतलब कर्नाटक, रेशम का उत्पादन क्या करेंगे? कर्नाटक। रेशम आपको याद होना चाहिए, कर्नाटक। आंख बंद करके आप मारेंगे कर्नाटक। अब ट्रेन आ रहा है तो आपको मैथ निकालते रहेंगे। यहाँ देखेंगे जीएसएलवी, जीएसएलवी। अब देखिए दो सैटेलाइट आपका जो ऑन है, एक आपका पीएसएलवी, पीएसएलवी, इसको कहते हैं पोलर, ध्रुवीय, पोलर सैटेलाइट, पोलर, पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, सैटेलाइट। पी से हो गया पोलर, एल से हो गया लॉन्च, एल से हो गया लॉन्च, और वी से हो गया व्हीकल, वी से क्या हो गया? व्हीकल, वी से क्या हो गया? व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पोलर सैटेलाइट। दो प्रकार का आपको, एक जीएसएलवी, एक आपका जियो साइनोक्रस। इसको क्या कहते हैं? जियो साइनोक्रस। जियोग्राफिकल नहीं, गलत। जियो पोलर नहीं, जियो साइनोक्रस, ये सही है। ये दोनों गलत हो गया। जियो साइनोक्रस सैटेलाइट, एस से होगा सैटेलाइट, एल से होगा लॉन्च, बी से व्हीकल, बिल्कुल सही है। जीएसएलवी दो प्रकार का आपका जो प्लेट है, माने प्रक्षेपण केंद्र, एक जीएसएलवी जो सेट करते हैं माने का आपका, एक होता है पोलर ध्रुवीय, और ध्रुवीय वाला घूमते रहता है, और एक होता है जियो साइनोक्रस, पृथ्वी जैसे पृथ्वी के फिट कर दिया, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे रहेगा, वो अपना स्थान चेंज नहीं करता है। ये जो जाता है जीएसएलवी के तहत जाता है, वो सैटेलाइट, वो आपका एक जगह फिक्स हो जाता है, और पृथ्वी के फिक्स है, वहां से क्या होता है आपका कंट्रोल करते हैं। और एक होता है पोलर, मतलब जैसे ध्रुवीय घूमने वाला, दो प्रकार का। ठीक है, यहां देखेंगे कह रहा चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? सबको पता है कि चाबी अगर देते हैं और चाबी देकर छोड़ देते हैं, ऊर्जा क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, जमा हो जाता है ना। और जमा होने के बाद चाबी घड़ी आपको चलते रहती है। तो पहले चलता था आपको क्या, उसमें स्थिति ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। कौन हो जाएगा? एमजीएच। क्या हो जाता है? एमजीएच, स्थिति ऊर्जा, है ना, एमजीएच। नेक्स्ट आएंगे, इंग्लैंड में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब घटित किया गया था? इंग्लैंड में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? बताएंगे आप लोग। 1780 से 50, 1750, 1770, 1700 में, 1700, 1600 में। तो ये तो 1600 होगा नहीं, औद्योगिक क्रांति 1750 के बाद हुआ था, तो 1750, है ना। आपका आंसर क्या होगा इसमें से? 80 और 50 बताएंगे। 1750-60 से हुआ था, 80 नहीं, 50-60 में हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, नीम का वनस्पतिक बोटनिकल नेम क्या है? नीम का बोटनिकल नाम क्या है?
अब देखिए आपको पता है कि एजादी, धी नहीं होता, दी होता है। एजादी राज का इंडिका एक है, एक मिनट, फीकस बेंथालेनिस, एक मलूस डोमेस्टिका, एक प्लेटेंटिका, प्लेटिस्टा गैंगेटिका। ये तो आपको पता है कि डॉल्फिन का है, डॉल्फिन का है ना, डॉल्फिन। ये हो गया डॉल्फिन का। डॉल्फिन को 2009 में गंगा में आपको क्या है, आपको राष्ट्रीय पशु घोषित किया, जलीय जीव। क्या डॉल्फिन को क्या किया, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, जलीय जीव घोषित किया गया। 2000 याद रखेंगे, डॉल्फिन को 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया। इसका नाम क्या है, गैंगेटिका, गैंगेटिका। इतना रहेगा आपको। प्लेटिंटा नहीं याद रखेगा, प्लेटिस्टा नहीं याद रहेगा, प्लेटिस्टा नहीं याद रहेगा तो गैंगेटिका, गंगा से गंगा हो गया, गंगा का राष्ट्र, गंगा में डॉल्फिन जो है आपको बचाना है उसको, तो गैंगेटिका हो गया। चलेगा। मलूस डोमेस्टिका क्या है, मलूस, मलूस तो क्या लगेगा कि मलूस डोमेस्टिका क्या है, सेव का, सेव का वैज्ञानिक नाम है। किसका है, सेव का वैज्ञानिक नाम मलूस डोमेस्टिका, ठीक है। और ये जो नीम का है, एजाधिका इंडिका, किसका नाम है, एजादी रास्ता इंडिका, एजादी रास्ता, है ना। चलिएगा, पिकस वाला दिमाग में नहीं आ रहा अभी। नेक्स्ट आएंगे धमेक, धमेक नहीं धमेक है, खा कर देंगे। धमेक स्तूप कहाँ है, धमेक स्तूप जो बनाया था, धमेक स्तूप आपको सम्राट अशोक ने, धमेक स्तूप कहाँ पर था, सारनाथ में, कुशीनगर में। क्या है, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, है ना। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। गया में बोध ज्ञान क्या हुआ था, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति होता है। बुद्ध ज्ञान में क्या हुआ था, बुद्ध को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति, क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बार बार समझाते हैं, जानते भी होंगे आप लोग, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक, सब बच्चे जानते होंगे। भौतिक परिवर्तन सबसे आसान है, फिजिक्स में अगर बात करें, केमिस्ट्री में सबसे आसान भौतिक परिवर्तन क्या है, जो अपने पूर्ण अवस्था में लौट जाए। रासायनिक क्या है, नहीं लौटे, बस अपना गुण धर्म खो दे, अपना सब कुछ खो दे, रासायनिक परिवर्तन। पुनः अवस्था में नहीं लौटे, रासायनिक है। और जो पुनः अपनी अवस्था में लौट जाए, जैसे मान लें कहते हैं बर्फ का जमना बोलते हैं, तो बर्फ जम गया तो अपना तो वो भौतिक बदल दिया, रासायनिक गुण धर्म नहीं बदला उसका, माने पानी था तो बर्फ हो गया, लेकिन जब फिर पिघलाएंगे तो पानी आ जाएगा, अपने फिर अवस्था में लौट जाएगा, है ना। मान लेकर कहते हैं मोमबत्ती का गलना, मोमबत्ती का जलना नहीं, गलना। मान ली कैंडल है और गल रहा है, अगर कहीं आग के पास रखा हुआ है, चाहे कहीं धूप में रखा हुआ, गल रहा है, तो फिर से मोमबत्ती बन जाएगा। तो मोमबत्ती का गलना या बर्फ का जमना, ये सब कौन है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर कहें वही कहें कैंडल का, मोमबत्ती का जलना, अगर जल गया तो समाप्त हो जाएगा, फिर से लौटेगा नहीं। अगर आप भोजन भोजन पकाते हैं, चावल पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, अगर आप सब्जी पकाते हैं, तो एक ऐसा परिवर्तन है, रासायनिक है, फिर लौटेगा नहीं। तो आप ये बात समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कौन सा भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन, लोहा में जंग लगना, भोजन का पाचन, भोजन का जो पाचन हो गया, क्या फिर से लौट जाएगा, जो खाना खाए, ये भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है, ये तो होगा नहीं। लोहे में जंग लगना, है ना, लोहे में जंग लगना, अगर जंग लगा है लोहा में, तो लोहा क्या हो जाएगा आपका, पहले भारी फिर हल्का, है ना, वो पूरा अवस्था में लौटेगा नहीं, ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना, फिर से लौटेगा अवस्था, नहीं लौटेगा, जो जल गया है तो नहीं लौटेगा, ये भी आपको नहीं होगा। मोमबत्ती का पिघलना, बिल्कुल, अगर पिघला है तो फिर जमा करके मोमबत्ती बना देंगे, तो जो बना देंगे फिर से लौट जाए अपनी अवस्था में, पुनः अपनी अवस्था में लौट जाए, पुनः अपनी अवस्था में लौट जाए, उसे क्या कहते हैं, पुनः अपनी पोजीशन में, अवस्था में लौट जाए, है ना, पुनः अपनी अवस्था में लौट जाए, क्या करे, लौट जाए, उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो आपको कौन होगा, मोमबत्ती का, ठीक है, पिघलना। नेक्स्ट, यहाँ आएंगे, यहाँ देखें, कह रहा है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के 11वें मौलिक कर्तव्य का पूरक है। अब देखिए बात को, आपको पता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं था। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया। कहां से,
रूस से लिया गया है ना। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में क्या था, मूल संविधान में हमारा जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य क्या थे, नहीं थे। मूल कर्तव्य क्या थे, जीरो थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर 12 सदस्यीय मेंबर था। इसके रिपोर्ट पर क्या हुआ, इसके रिपोर्ट पर 42वां संविधान संशोधन हुआ, 76 में हुआ। कब हुआ था, 76 में। और 10 मौलिक कर्तव्य, कई मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया 10। फिर आपको 86वां संविधान संशोधन हुआ, 86 हुआ 2003 में, उसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें कहा गया एक मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब अभी वर्तमान में कितना, 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य को कहाँ रखा गया, अनुच्छेद, अगर बात करेंगे भाग में किसमें, तो भाग 4 में। किसमें, भाग की बात करेंगे कौन डिवीजन में रखा गया, तो भाग 4 का में। कहाँ रखा गया, का में, क्योंकि 4 में तो आपको डिविस भी है, 4 का में। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे किस अनुच्छेद में रखा गया, तो कहेंगे 51 का में। कहाँ रखा गया, 51 का में। 11 मौलिक कर्तव्य कहाँ रखा गया, 51 का में, भाग 4 का, 51 का, ये सब पता है। अब 11 मौलिक कर्तव्य में एक जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें क्या है कि प्रत्येक माता पिता को, इस मौलिक कर्तव्य जिसमें लिखा हुआ है प्रत्येक माता पिता, माने माता और पिता, इसमें क्या है, इस मौलिक कर्तव्य में क्या है, फंड है आपको, माता पिता को, प्रत्येक माता पिता को ये मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चे को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उसको शिक्षा दें। क्या दें, उसको शिक्षा दें। क्या दें, उसको शिक्षा दें, खाना देने दें, शिक्षा दें। 11वां मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है। अब 11वां मौलिक कर्तव्य बात करें, 11वां, अब कहेगा कि अनुच्छेद 51 का में क्या है, तो पूरा मौलिक कर्तव्य है, इसमें तो पूरा फंडामेंटल 11 मौलिक कर्तव्य है। अब सिर्फ पूछ रहा है कि 11वें मौलिक कर्तव्य, मतलब ये जो 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं हम, जो 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया, नंबर 11, मैंने एक यहाँ लिखे 11 नंबर में, लास्ट वाला 11 में, इसमें प्रत्येक माता पिता का दायित्व बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या दे, शिक्षा दे। इसमें 51 का में तो टोटल 11 है, तो है ना, ठीक है। इसमें क्या, इसमें पंचायती राज है, इसमें क्या है, पंचायती, 243 में जी में क्या, पंचायती राज। तो 21 का में क्या, इसमें मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, बच्चे को शिक्षा लेना। 21 का में जोड़ा गया बाद में, तो मौलिक अधिकार है। तो ये आपका जो मौलिक अधिकार है, बच्चे को शिक्षा ग्रहण करना अधिकार है, वो लड़के ले सकता है। और यहाँ भी है कि प्रत्येक माता पिता का दायित्व है। तो ये आपका कार्य है कि पूरक कौन है, दूसरों में रिलेशन कौन है, दूसरों एक दूसरे का, आप ऐसे पति पत्नी पूरक होता है ना भाई, पति पत्नी पूरक होता है, उसी प्रकार से क्या है 21 का क्या, 21 एक क्या है, पूरक है ना। 21 में वही बात है जो इसमें किया गया। ठीक, नेक्स्ट आएंगे, यहाँ चलेगा, सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए सिंधु नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आप लोग सब जानते हैं कि मान लीजिए आपका भारत है, ये भारत का जो आपका यहाँ से तिब्बत का एरिया है, यहाँ से 3 नदी बाहर से निकलती है, एक सिंधु निकलती है ना, एक सतलज निकलती है, और एक आपका ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो सिंधु जो निकलती है, तो आपको बताए थे कि कौन है, मानसरोवर झील है, यहाँ पर कौन है, मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। और ये जो आपको सतलज है, ये निकलती है राकस्थाल, कहाँ से निकलती है, राकस्थाल से निकलती है। और जो ब्रह्मपुत्र इधर आती है, ब्रह्मपुत्र ये निकलती है चेम इंग दर्रा, है ना, चेम इंग डूंग दर्रा, किससे, चेम इंग डूंग दर्रा से निकलती है। 3 नदी भारत के बाहर से निकल रही है, एक ब्रह्मपुत्र गई इधर आपको सांगपुर नाम से। ये मानसरोवर झील से सिंधु जो निकलती है, सिंधु आपको जो है दमचोक को प्रवेश करती है। कहाँ पड़ती है, दमचोक है ना, दमचोक में भारत में प्रवेश करती है। ये सिपकिला दर्रा को काटती है और दमचोक को भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख से बहते हुए फिर आपको पाकिस्तान में निकलती है। पाकिस्तान में चिल्लड़ है, पाकिस्तान को क्या कहते हैं, चिल्लड़। तो चिल्लड़ जगह पर निकलती है और ये आपको अरब सागर में क्या होती है, गिर जाती है ना, अरब सागर में क्या होती है, गिर जाती है। इसमें एक सहायक नदियां, 5 नदियां इधर भी है, झेलम है ना, चिनाब है, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ये नदियां 5 नदी कहलाती है। फिर उधर से आपका श्योक नदी वगैरह इधर से निकलती है, श्योक नदी निकलती है। तो आपको ये बात जानकारी मिल गया था, बात कि सिंधु निकलती है मानसरोवर झील से, दमचोक में भारत में प्रवेश करती है, चिल्लड़ में निकलती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसी बात तब जानकारी, अब पढ़िए इसको आप। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत श्रृंखला में स्थित बोखारचू नामक ग्लेशियर में है। ठीक है, ग्लेशियर सही है, बोखारचू ग्लेशियर है। कौन ग्लेशियर है, बोखारचू। कौन ग्लेशियर, बोखारचू ग्लेशियर। ठीक भाई, यह चीन में बहती भी है, भारत में बहती भी है और पाकिस्तान में बहती भी, बिल्कुल सही बात है, बहती है। नेक्स्ट करेंगे, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है, 2880। सिंधु की कुल लंबाई कितना है, 2880 टोटल, जहां से निकलती है यहाँ से मानसरोवर से लेकर के
अरब सागर गिरती है वहां तक 2880। भारत में अगर बात करेगा कि भारत की सिंधु की लंबाई कितना है, तो 11-14 कितना याद रखेंगे, 11-14 भारत में सिर्फ अगर बात करेगा तो 11-14 किलोमीटर, ठीक है। अब कहेंगे सिंधु नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र के दमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। तो भैया सब तो सही है, ऑप्शन क्या दिया है, चारों सही है। तो हम लोग क्या देखे कि चारों सही है ना। 33 का क्या हो जाएगा, नंबर कौन सा नंबर लगाएंगे, टिक करेंगे बी नंबर, ठीक। चलिएगा आगे बढ़िएगा। यहां देखेंगे, कह रहा मानव पोषण में वसा, फैट का और तेल के कार्य क्या है। भैया किसको ही पता नहीं होगा, मानव का पोषण जो न्यूट्रिशन लेते हैं, तो फैट क्या करता है आपको पता है, ऊर्जा देता है। फैट क्या देता है, स्मार्टनेस देता है। अगर फैट नहीं रहेगा तो चिपकू नहीं लगेगा, गाल चिपक जाएगा, कोई पूछो नहीं करेगा फिर। तो आप इस बात समझते हैं, फैट क्या करता है, ऊर्जा देने काम करता है। आपके स्मार्टनेस का तापमान कंट्रोल करता है, ठंडक है गर्मी है, इसको फैट क्या है, जिसको आपको तापमान कंट्रोल करता है। तो फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है। अगर 1 ग्राम फैट जलाते हैं आप, 1 ग्राम अगर बसा अगर जलाते हैं, 1 ग्राम बसा से आपको 9.2 किलो कैलोरी मिलता है। कितना मिलता है, 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलाएं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इससे हमको 4.2 किलो मिलता है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी मिलता है इससे। लेकिन शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा पूर्ति किससे होती है, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर पूछे प्रति ग्राम, तो सबसे ज्यादा कौन लाएगा, बसा, ठीक। तो कह रहा है कि ऊर्जा का संकेंद्रित स्रोत प्रदान करना, बिल्कुल सही है। रक्त के थक्के जमने में सहायता करता है, नहीं भाई, ये रक्त का थक्का जमने में ये मदद नहीं करता, वो प्लेटलेट्स का काम है, वो ब्लड क्लॉटिंग काम है, विटामिन के का काम है, वहां विटामिन के मदद करता है। शरीर निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त प्रोटीन प्रदान करना, ये फैट का काम है, प्रोटीन प्रदान करना, ये कहां से प्रदान करेगा। कुछ महत्वपूर्ण अंगों के लिए कुशन का कार्य करना। अब कुशन का कार्य क्या है, तो 1 नंबर आपका सही कौन हुआ, 1 नंबर तो बिल्कुल सही है, 1 नंबर और डी नंबर, ये एक और डी आंसर इसका सही लगाइए आप। आएंगे, देखिए मैथ है तो बनाना बहुत इजी है यार, इसे बना लीजिएगा आप लोग। अब कुछ भी मैथ हम बनाता शुरू करेंगे तो दिक्कत है। अब कर एक्स स्क्वायर इतना वाई है, एक्स प्लस वाई बराबर 3 है, तो 4x वाई का मान क्या होगा, कितना सिंपल बात है। आपको पता होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं, सब कुछ एक्स स्क्वायर इसका बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानते हैं। 2ab मतलब क्या हो गया, 2xy जानते हैं, 2xy हो गया, ठीक है। अब हमको पता नहीं एक्स वाई का मान दिया 3, तो हम 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, एक्स प्लस वाई का मान दिया 29, तो आपको क्या 3 स्क्वायर कर दिया इधर बराबर 29 प्लस 2xy, ठीक है। अब देखिए 3 क्या हो गया 9, 3 9, ठीक है जी। और एक्स प्लस वाई का मान हो गया 29, तो इसको 29 इधर ले आइए, 29 बराबर 2xy, तो माइनस में आ जाएगा, घटाइएगा 20 आ जाएगा, -20, 2xy बराबर क्या जाएगा, 2xy बराबर क्या आ गया, 2xy बराबर -20 आया, ठीक है। x अब कर रहा है 4xy करना, तो 2 से गुना कर दी इसको। अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 से इधर गुना हो जाएगा, तो 4xy पूछ रहा है, दुगुना पूछ रहा है, तो -40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -40, आंसर क्या है -40, ऑप्शन गलत है। ये आंसर होगा लेकिन -40 होगा, ये आंसर होगा लेकिन क्या होगा, -40 होगा, ठीक है। तो मैथ भी बना सकते हैं आप, बना लीजिएगा। नेक्स्ट चलेगा, यहाँ कह रहा है पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है। अब आपको पता है इस बात का कि द्रव्यमान कैन नॉट बी चेंज, आपका द्रव्यमान कहीं चल जाइए, आपका द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, ये बदलता नहीं है ना, बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। आप यहाँ रहिए, सूर्य पर रहिए, चंद्रमा पर रहिए, जहां भी रहिए, गर्लफ्रेंड के पास रहिए, बॉयफ्रेंड के पास कहीं रहिए, आपका द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या करता है, भार, भार क्या है, डब्ल्यू जो है आपका, डब्ल्यू बराबर क्या होता है mg, क्या होता है mg, और जी क्या ग्रेविटी है, ये चेंज करता है, भार चेंज करता है ना, भार क्या होता है, चेंज करता है। अब मान लीजिए अगर कहता भार पूछता, तो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार क्या होगा, मैंने पृथ्वी पूछ रहा है कि भार मैंने डब्ल्यू बराबर क्या होगा mg, f बराबर जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलो, तो भाई 10 ग्राम है, चंद्रमा पर है चाहे कहीं, ये चेंज करेगा नहीं, 10 ग्राम इसका आपका है, तो पृथ्वी पर 10 ग्राम होगा,
10 के आप केजी नहीं, केजी है, ग्राम नहीं हो, 10 किलोग्राम है। तो अगर चंद्रमा पर 10 किलो है तो पृथ्वी पर 10 किलो होगा वो, क्योंकि द्रव्यमान तो मास तो सेम होता है, चेंज होता नहीं। और आपका जी क्या 9.8, तो 9 के आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा 98 न्यूटन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। कह रहा है कि कलिक धाम मंदिर कहाँ है। कलिक धाम, आप लोग खूब पूजा पाठ करते हैं, हम तो पूजा पाठ करते भी नहीं थे, तो क्वेश्चन को आप ही बताएंगे कहाँ है कलिक धाम। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, कहाँ पे पड़ता है कलिक धाम मंदिर? उत्तर प्रदेश के संबल जिला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? संबल जिला में पड़ता है। नेक्स्ट, यहाँ देखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन? हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी है ना, लिखा हुआ है गुंजन पक्षी, सबसे छोटा गुंजन पक्षी। बात तो जी के पहले बन गया, सबसे ऊंचा जानते भी है, छोटा उड़ने वाला। ठीक, सबसे बड़ा उड़ानहीन कर रहा है, नहीं उड़ने वाला पक्षी कौन है, जो उड़ता नहीं है? उड़ता नहीं कौन है? शुतुरमुर्ग है, कीवी है, एमू है, फाल्कन है, कौन सा है? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? शुतुरमुर्ग होगा, है ना। सबसे बड़ा कौन है? शुतुरमुर्ग है, जो नहीं उड़ता है। ये पक्षी क्या है? नहीं उड़ने वाला है। कीवी जो मानते हैं, आपको पता है न्यूजीलैंड का आपका पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी वहां का कीवी है न्यूजीलैंड का। एमू भी आपका क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग है, सेकेंड आपका एमू है। और फाल्कन जो है, ये फाल्कन ही पक्षी, फाल्कन आपने समझिएगा, फाल्कन फ्लाई जो आपको फाइट है, फाल्कन जो है आपको ये शिकारी पक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। कारण निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक प्लास्टिक सर्जरी के जनक रूप में किसे जाना जाता है? अब देखिए, सर्जरी का जनक कौन है? सबसे बड़ा चिकित्सक सर्जरी का कौन थे? सुश्रुत थे, है ना। और चरक का भी आपको, चरक जो कनिष्क के दरबार में थे, एक कनिष्क के दरबार में थे, एक कनिष्क के दरबार में थे, है ना, कनिष्क दरबार में। इनका चरक संहिता क्या था? चरक संहिता। आपको पता है कि सबसे पुराना जो राजवैद्य हमारे यहाँ है वो कौन है? जीवक। सबसे पुराना कौन है? जीवक, जो आपका बिंबिसार के समय में, किसमें थे? बिंबिसार में, है ना। बिंबिसार में कौन है? जीवक आपका राजवैद्य। इनकी पत्नी, इसकी माँ जो थी, अभी बताए क्या? सालवती। माँ कौन थी? सालवती, जो एक वैश्या थी। कौन थी? एक वैश्या थी। ठीक है, आपको पता है कि कौटिल्य, कौटिल्य का नाम क्या है? कौटिल्य का ही नाम है चाणक्य। और चाणक्य का बचपन का नाम क्या है? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। सबको पता होगा, आपको मालूम है कि सबको पता होगा बात। विष्णुगुप्त कौन है? विष्णुगुप्त। इनका बुक कौन है? अर्थशास्त्र। कौन बुक है? अर्थशास्त्र। कौन है? अर्थशास्त्र का खोजकर्ता कौन थे? शाम शास्त्री। कौन है? शाम शास्त्री, है ना। अर्थशास्त्र, आपको इसमें कितना अधिकरण है? 15 अधिकरण। कितना है? 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। सब कुछ जानिए। कलहन का, कलहन जो है, इसकी पुस्तक है राज तरंगिणी। कौन है? राज तरंगिणी। कौन है? राज तरंगिणी। कौन है? राज तरंगिणी, है ना। राज तरंगिणी, तरंगिणी, राज तरंगिणी। ये आपको कश्मीर का इतिहास किसका बताता है? कश्मीर का इतिहास, है ना। कश्मीर का इतिहास प्रारंभ से लेके 12वीं शताब्दी तक। कलहन जो है आपको, राज तरंगिणी जो है, कलहन हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष चरित्र नहीं, हर्ष के दरबार में कौन? लोहार वंश का शासक हर्ष था, है ना। लोहार वंश का शासक कौन था? लोहार वंश का शासक हर्ष के दरबार में कलहन रहते थे। ठीक, एग्जाम में आता है कि हर्ष किसके दरबार में रहते थे, कलहन किसके दरबार में रहते थे? हर्षचरित दे देगा आपको, हर्षवर्धन दे देगा अभी तो नहीं। लोहार वंश बताए थे, जो कश्मीर में करकोट वंश है, उत्पल वंश है, लोहार वंश, लोहार वंश के शासक के दरबार, हर्ष के दरबार में रहते थे। ठीक, सुश्रुत क्या है? ये आपको प्लास्टिक सर्जरी का सबसे बड़ा चिकित्सक, हमारा जो सर्जरी का, ऑपरेशन का, ये कौन है? सुश्रुत है। ठीक, यहाँ आएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल की शुरुआत, भैया हम हमसे ज्यादा आप जानते होंगे इसमें। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। और उसमें जो जीता कौन था, ये पता होना चाहिए आपको। राजस्थान रॉयल्स। कौन जीता था? राजस्थान रॉयल्स जीता था, है ना। किसको हरा कर जीता था? राजस्थान रॉयल्स जीता था। हारा कौन था? तो चेन्नई को। किसको? चेन्नई सुपर किंग्स को, है ना। धोनी बाबू साहब को। चेन्नई सुपर किंग्स पहला हारे थे, दोनों फाइनल पहुंचे थे, चेन्नई सुपर किंग्स हारे थे। सबसे ज्यादा आईपीएल जीतने वाला भी कौन है? चेन्नई है और मुंबई है। पांचवा बार दोनों जीता है सबसे ज्यादा। और पहली बार कौन जीता है? विराट कोहली, आरसीबी। कौन, क्या नाम है इसका? आरसीबी का, इसको क्या कहते हैं जी? हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर। रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर कहते हैं ना, आरसीबी। तो आपको सबसे पहले आईपीएल कब शुरू हुआ था? 2008 में, है ना। और 2025 का कैवा संस्करण है? तो 18वां संस्करण। ये भी याद रखना है कि 2025 में जो हुआ था, जोड़ लीजिएगा 17 और आपको कब 18वां संस्करण हुआ था, है ना। यहाँ पर 18वां संस्करण। और कौन जीता है? तो आरसीबी। कौन जीता है? आरसीबी। नेक्स्ट लेगा।
भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्नलिखित के अंतर्गत आता है। अभी फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, अब मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। आपको पता है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है, भाग 3 में है। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा जाता है ना। आर्टिकल अगर पूछे अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो सबको पता है 12 से लेकर के 35 तक, है ना। 12 से लेकर के 35 तक। पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं, है ना। उसमें आपका एक अधिकार कौन है? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता का 19 से लेकर 22 तक आर्टिकल तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 में क्या है? 14 में समता का अधिकार है ना, समता का अधिकार। 20 में क्या है? 20 में है आपका अपराध दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया है। 21 में क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक, है ना, दैहिक स्वतंत्रता है। और घूमने के आर्टिकल इसमें, इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 में, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है, इसमें भी 6 मौलिक अधिकार है ना। पहले आपको क्या करना है? पहले आपको है बोलने की आजादी। बोलने, अगर बोलिएगा तो फिर आपको क्या कहे? सभा कीजिएगा, तो सभा और संगठन बनाने, फिर संगठन बनाने की आजादी। फिर घूमने की आजादी, घूमिएगा तो जमीन खरीदने का मन करेगा, जमीन खरीदने का मन करेगा, जमीन खरीदिएगा। बसने की आजादी, फिर बसिएगा तो कुछ जीविका को उपार्जन कीजिएगा। 6 प्रकार का आर्टिकल है। माने स्वतंत्रता का, घूमने का स्वतंत्रता किसमें है? इसी आर्टिकल 19 में। किसमें है? 19 में, ठीक है। अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अगर अपराध आपका दोष भी सिद्ध हो गया तो यहाँ संरक्षण 20 में, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, करा हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना, की स्थापना 1928 में कहाँ हुई? भैया एक चीज जान लीजिए, पहले HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1924 में हुआ था। 1924 में किया गया था। सचिंद्र सन्याल ने किए थे, कानपुर में। कहा हुआ था? कानपुर में। और ये संस्था जो थी, यही संस्था HRA के तहत ही आपको काकोरी जो कांड किया गया था, काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती कांड जो हुआ था, डकैती कांड जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को ट्रेन को लूटा गया था, है ना। 8 टाउन ट्रेन को लूटा गया था। ये यही आपको HR ने किया, हथियार जमा करने, क्या करने के लिए? हथियार को जमा करने के लिए। क्रांतिकारी संस्था थी, क्या थी? क्रांतिकारी। कब गठन हुआ? 24 में। कहा हुआ? कानपुर में। ये इसके बाद क्या हुआ? यही संस्था कन्वर्ट करके फिर अलग संस्था बना, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। जो आपसे पूछा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, HSR के गठन, इसका गठन कब हुआ? तो इधर लिख देते हैं 1928 में। कब हुआ? 28 में। और इसका कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में, है ना, ये संस्था का। तो आपको पता चल गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब हुई? तो 28 में। कहाँ हुई? तो दिल्ली में। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट चलिएगा। कह रहा है मेघालय के बारे में कौन सा कथन सही है? सही छाटना आपको। गारो, खासी, जयंतिया नामक जनजाति और पहाड़ी मेघालय में है। इस सबको पता है कि गारो, खासी, जयंतिया, आपका जयंतिया जनजाति थी, इसके नाम पर पहाड़ का नाम रख गया। और इसी कीप में मासिन राम है। मेघालय में क्या है जो सबसे अधिक वर्षा पूरे विश्व में, पूरे विश्व की बात करें, मासिन राम में, मेघालय में ही है। पहले चेरापूंजी था, पहले क्या था? चेरापूंजी भी मेघालय में कीप बनाती है, यही वर्षा सबसे ज्यादा होती थी। तो मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, है ना, आपको वर्षा, ठीक है। तो गारो, खासी, ये बात सही है, ठीक। यह सभी जनजाति झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। कारण झूम खेती समझते हैं? आज यहाँ कटिंग करके ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। आज यहाँ खेती किया और यहाँ से ट्रांसफर होकर फिर आपको अगला जगह चला गया, ठीक है। तो मेघालय जीवित जड़ के पुल, लिविंग रूट ब्रिज के लिए भी प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध केबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। भैया ये तो बिल्कुल गलत है। केबू लामजाओ पार्क जो है आपको लोकटक झील मणिपुर में। कहां पर? लोकटक झील जो है, लोकटक झील, है ना। लोकटक झील कहां पड़ता है? मणिपुर में, है ना, मणिपुर में है। लोकटक झील कहां है? मणिपुर में है। और ये लोकटक झील में ही, ये झील में ही आपको पार्क है। कौन पार्क है? केबू लामजाओ। कौन पार्क है? केबू लामजाओ पार्क है। तो ये आपका मेघालय दिया है, तो गलत है बात। चौथा तो बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है, ठीक है। देख लीजिए, 4 खाली सिर्फ काट दीजिए जहां पर नहीं रहे। 1 2 4, 1 2 3, ये सही हो जाएगा, है ना। 1 2 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा,
अब आ करें मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस किस देश का संसद, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लूसेंट से भी देख लेंगे पूरा संसद का, हर कंट्री के संसद को भी देख लेंगे आप। मजलिस किस देश का संसद का नाम है? मॉरिशस, मालदीव, मलेशिया, म्यांमार। तो ये मजलिस मजलिस जो मस्त मजलिस जो आपको शब्द मय पर है यार, मालदीव का, किसका है? मालदीव का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। करा मोबाइल फोन का आविष्कार, जो यूज कर रहे हैं मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? क्या है? जोसेफ विल्सन, एडविन लैंड, जॉन लॉयड राइट, मार्टिन कूपर। कौन किया? तो मार्टिन कूपर, है ना, मार्टिन कूपर, है ना, मार्टिन कूपर, हाँ मार्टिन कूपर। ठीक है, अब बनाते मैथ बनाते रहिएगा। क्वेश्चन था 43 के बाद और नीचे है क्या? 43 के बाद 46 के बाद 47। बताएंगे। कर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस ट्रेन को अपने कब्जा में ले लिया था, जिसमें पाकिस्तान के कईयों की मृत्यु हुई थी, कई लोगों की मृत्यु हुई थी, ये बताएंगे आप। रावलपिंडी एक्सप्रेस, लाहौर एक्सप्रेस, अब देखिए करंट क्वेश्चन है आपको जान, गजनी एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस। कौन एक्सप्रेस को लिया गया था बताइएगा? रावलपिंडी, लाहौर, गजनी और जाफर। हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं, जल्दी बताएंगे आप लोग कौन सा एक्सप्रेस था भाई? करंट क्वेश्चन में बताएंगे उसमें का जवाब कोई नहीं दीजिएगा, कोई कमेंट नहीं, एकदम साइलेंट किलर है। जो भी बच्चे लाइव हैं 5 4 2 6 7 जो भी है आप लोग, जवाब एक भी नहीं देते हैं। 7 बताइए जल्दी से। ये हमको लग रहा है कि आपको जाफर एक्सप्रेस होगा। क्या होगा? जाफर। देख लेंगे थोड़ा सा इसको, तो जाफर एक्सप्रेस होना चाहिए, जाफर होना चाहिए, है ना, जाफर, जाफर एक्सप्रेस। थोड़ा सा देखिएगा इसको गूगल में सर्च मार के आप लोग। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? हमारे ये पृथ्वी है, आपको पता है कि पृथ्वी है, और पृथ्वी के चारों तरफ 5 लेयर, जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्यमंडल और बहिर्मंडल जो है, आयन मंडल, बहिर्मंडल, जो आपका लेयर है वायु का, है ना, ये जो वायु का लेयर वायुमंडल, यही हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ये पृथ्वी को कंबल की तरह आपको गर्मी रखता है पृथ्वी। आपको पता है कि सूर्य से जो किरणें आती है, जो सूर्य से किरणें आती है, लघु तरंग आती है, और जो लघु तरंग के रूप में आती है, कैसे आती है? आने वाली किरणें आती है लघु तरंग के रूप में, ध्यान दीजिएगा, लघु तरंगे के रूप में आती है पृथ्वी पे। और पृथ्वी पर क्या होता है कि यहाँ से ये आपका पृथ्वी गर्म होती है, ये पृथ्वी रेड हो जाती है, गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है, यहाँ से भी रेडिएशन निकलता है। तो ये रेडिएशन जो निकलता है, तो यहाँ से जो निकलने का, तो वायुमंडल उसको क्या करता है? सोखने का काम करता है ना। वायुमंडल क्या करता है? उसको ऑब्जर्व करने का काम करता है। तो ये जो बात है, यहाँ से जो किरणें निकलती है, ये आपको दीर्घ तरंग निकलती है। क्या निकलती है? दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है। तो दीर्घ तरंग के रूप में जो एब्जॉर्ब किया, जो वायुमंडल हमारा गर्म आपको एब्जॉर्ब किया किरणें को, सोखा, क्योंकि लघु को तो सोख नहीं पाएगा, जो निकल रही है दीर्घ किरणें उसको सोखने काम कर, उसी से आपका पृथ्वी क्या हुआ? गर्म हुआ हमारा पृथ्वी। ठीक है, तो अब बताएंगे कि गर्म होता है तो लघु तरंग के रूप में, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के रूप में, परावर्तित सौर विकिरण के रूप में, बिखरी हुई सौर विकिरण। कौन हो जाएगा? दीर्घ तरंगे। कौन हो जाएगा? दीर्घ तरंगे के रूप में। कौन आया ऐसे ही? नेक्स्ट, करा तैमूर लंग ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था? आपको पता है कि तैमूर लंग ने 1398 में, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, है ना, भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग। इसके पहले आपका इसी का वंशज चंगेज खान जो था, चंगेज खान आक्रमण किया था। चंगेज खान पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, चंगेज खान। ये सो आपको जो है सो चंगेज खान इल्तुतमिश के समय, कब किया था? गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के समय किया था, है ना। लेकिन चंगेजों के आक्रमण से इल्तुतमिश अपने आप को बचा लिया था भाई। अब कह रहा तैमूर लंग 1398 में कर रहा था, उसमें कौन था उस समय? कौन है भारत का शासक? तो देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल क्या? 1320 से, है ना, 1320 से 1325 तक है।
1320 से क्या है 1325 तक है भाई। ठीक है। नासिर महमूद शाह तुगलक का शासन का, मोहम्मद बिन तुगलक शासन जानते हैं 1325 से ही आया था, 1325 से 1351 तक ही था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक क्या था 1351 से लेकर के 1386 तक। तो इसके बाद आया नासिर मोहम्मद शाह, ये आपको इसके समय में, नासिर महमूद शाह तुगलक के समय में आपको 1398 जो आक्रमण किया था, इसके समय में आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग कहां आक्रमण किया था, तो इसके समय में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन बढ़ा भी देंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, अगर 5 क्वेश्चन बढ़ा भी देंगे तो फायदा होगा नहीं, क्योंकि कल 50 एक दिन में खत्म, 100 क्वेश्चन करेंगे नहीं। आएगा यहाँ 50 नंबर। कर हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश को फ्रीज किया है, मैंने प्रकाश को कलेक्ट करके जमाया है, फ्रीज किया है, कौन सा देश करंट में हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश को फ्रीज किया है? अमेरिका के वैज्ञानिक, चीन का, रूस का, इटली का। जवाब देंगे बच्चे, लाइव हैं आप लोग, हम देख रहे हैं कि लाइव हैं, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। कम से कम कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एक दो का भी, तो उससे क्या लगता है कि हमको अच्छा लगता है। एकदम साइलेंट है, हाँ अगर अब तक लाइव नहीं है तो अलग बात है, लेकिन लाइव तो है, तो कम से कम कमेंट तो कीजिए आप लोग। और जहां मेरिट डिमेरिट लग रहा है तो कमेंट कीजिए कि सर हाँ ये करना है, यहाँ थोड़ा सा और ये कीजिए, तो बताइएगा तब ना। क्योंकि एक टीचर को अच्छा कौन बनाता है, एक स्टूडेंट, एक बच्चा ही बनाता है। ठीक है। टीचर का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक बच्चे का अस्तित्व नहीं हो, बच्चे का सहयोग नहीं हो, है ना। तो आप कमेंट करते रहिए, और एकदम बिल्कुल साइलेंट किलर की तरफ मत बनिए। एकदम साइलेंट किलर नहीं होता है कि एकदम साइलेंट करके किल करता है, वैसे नहीं बनना है। बताएंगे हाल में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश की फ्रीज किया है, तो बताएंगे आप, नहीं जवाब देंगे आप। चलिए ठीक है, अमेरिका, रूस, अमेरिका, चीन, रूस, कौन किया लाइट को, कौन किया फ्रीज, इटली, कौन किया इटली, है ना, इटली। तो आज यहीं तक रख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर, ठीक है ना। चलिए और कुछ कहना है बताइए आप लोग। ये आपको हो गया सेट नंबर कौन सा है, 4 ने जी, सेट नंबर 4 का पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 कल देख लेंगे हम लोग। चलिए बी, अब बोले बी नहीं, हाँ जो गलत हो कोई दिक्कत नहीं। विकास कुमार, कोई भी बच्चा का गलत होता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, गलत हम भी कर सकते हैं यार, इंसान ही गलत करता है, कोई जानवर थोड़ी गलत करता है, इंसान ही गलती करता है, और जो पढ़ता है वही गलती करता है, इसलिए आप गलत हो गलत। ठीक, इटली। सर कंफर्म नहीं है कब होगा एग्जाम, किसका, दरोगा का? आप तैयारी तो कीजिए पहले, सोनू कुमार जो आप लिखे हैं इतना कंफर्म, तो आप पहले एग्जाम का एग्जाम कीजिए, पहले एग्जाम तैयारी हो गया क्या आपका? एग्जाम लेगा भी, कितना बार वैकेंसी आया और चला गया, हम लोग यहीं कहीं रह जाते हैं। तो आप एग्जाम के एग्जाम देखिए, दरोगा का टारगेट रहता है, ये जो आयोग है इसका टारगेट होता है 1 वर्ष, 1 वर्ष में आपका सब क्लियर कर देता है। तो आप जोड़ लीजिए, अभी जब से वैकेंसी आई तब से 1 साल जोड़ लीजिए, आप इसमें डायना मत रहेगा कि एग्जाम कब लेगा नहीं लेगा, ये आप भूल जाइए। दरोगा, कम से कम दरोगा के लिए, हम बिहार एसएससी की बात नहीं करें, अगर आता आप पूछते हैं कि बिहार एसएससी की बात करते हम कुछ नहीं बोलते आपको, लेकिन हाँ बोलेंगे यहाँ एग्जाम आपका जनवरी दिया, जनवरी लेगा, 18 जनवरी डेट दिया ना जी, 18 और 23 दिया शायद, है ना। तो 2 डेट दिया जो आपको जनवरी में, वहां एग्जाम ले लेगा, संभावना आपको 99% मान लीजिए, है ना, 1% कुछ भी हो सकता है, अलग बात है। तो आप कंफर्म कैसे नहीं हो भाई। चलिए ये पहले कंफर्म देख लो कि आप कंफर्म हो कि नहीं, आप रिजल्ट दे सकते हो कि नहीं, ये कंफर्म होना है ना। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।